सरकार से यही आह्वान करते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी इस मामले को सुलझाया जाए, जो लोग असल उसके जिम्मेदार हैं उनको पकड़ा जाए और जो बेकसूर है उनको जल्द से जल्द छुटकारा मिल जाए और जेल से आज़ादी मिल जाए। वैसे सत्ता का दूसरा कार्यकाल और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में। TNN 24 न्यूज में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं शहबाज अख्तर। आप देख रहे हैं TNN 24 न्यूज चैनल पर ताज़ा तरीन खबरें। दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम ऐसी एक बेबाक खबरों के साथ आपसे मिलते हैं और सच का सामना करते हैं। आज मैं आपको बता दूं कि 17 मार्च 2025 को नागपुर के अंदर जो हिंसा हुई थी महल परिसर में शिवाजी चौक पर दो गुटों में, जिसमें कई बेगुनाह बेकसूर इस वक्त जेल में बंद। लेकिन मैं आपको उससे पहले एक जानकारी बता दूं कि उसी 17 मार्च की हिंसा के 2 दिन बाद यानी 19 मार्च को नागपुर के अंदर एक ऐसे बेगुनाह बेकसूर को अंदर किया जाता है जिसका ताल्लुक हिंसा से दूर दूर तक के नहीं। उसने जाना ही नहीं कि हिंसा आखिर होती क्या है, उसने पहचाना ही नहीं कि आखिर दंगा होता क्या है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ आज उनके भाई मौजूद है जो प्रशासन से लगातार गुहार लगा रहे हैं। आपने सुना भी होगा, सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुई होगी जिन्होंने पूरी दास्तान बताई। वही दास्तान मैं उनसे जानना चाहूँगा कि मुजम्मिल अंसारी जो नागपुर के मोमिनपुरा के रहने वाले हैं, जिनका ताल्लुक 17 मार्च से कहीं तक के नहीं, 100% कहीं नहीं था। 19 मार्च को उन्हें राजनगर झोपड़पट्टी पर के एरिया से उन्हें अरेस्ट किया गया और पुलिस ने अपनी कस्टडी में ली। इस 17 मार्च में जो हिंसा हुई थी उस हिंसा से उन्हें जोड़ दिया और उन्हें आरोपी घोषित कर दिया। तो चलिए आइए देर ना करते हुए हम उनके ही भाई से जानना चाहेंगे क्या है पूरी कहानी और क्या है पूरा मामला। क्यों भाई, आपका नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम अब्दुल वदूद अंसारी है। मैं 17 मार्च के बाद वो जो हिंसा हुई थी उसके बाद आपका भाई का कैसे क्या इस नहीं, दुर्व्यवहार तो उनके साथ में कुछ ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि प्रशासन और पुलिस को भी पता था। जैसे हम उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने बताया, और हमने भी जैसे हमको पुलिस वाले से हमने कांटेक्ट किया तो हमने उनको पूरी डिटेल दी कि किस तरीके से हमारे भाई को पकड़ा और वो उसमें था नहीं था, उसकी पूरी एक एक जानकारी हमने उनको दी। तो वो लोग ने भी एक्सेप्ट किया उस बात को। तो उसके साथ में ऐसा कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ है, कोई ऐसा कुछ बैड बिहेवियर उसके साथ में हुआ नहीं है। बट ये है कि हमको यही कहना है हमारा कि भाई जब वो है ही नहीं, कसूरवार है ही नहीं बंदा, उसके अंदर कहीं से भी वो इन्वॉल्व है ही नहीं, तो उसको आप अरेस्ट करके रखें, उसको आप सेंट्रल जेल में आप पास कर देते हो, उनकी बेल को आप रिजेक्ट कर देते हो। कम से कम आपको थोड़ा सी सोचना तो चाहिए कि एक बंदा जो है उसकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ कि वो बंदा उस टाइम जब ये केस हुआ 17 तारीख का, इसका तो हमको कोई कानो कान खबर ही नहीं थी। वो मेरे साथ ही था। हम दोनों एक जो सेकंड हैंड का गाड़ियों का जो काम है वो करते हैं। कमाल चौक पे हमारा शॉप है, नोबल ऑटो डील के नाम से। अब होता कैसा है कि हम कोई भी गाड़ी जब हम लेते हैं उसके पहले हम उसका चालान चेक करते हैं। कोई भी गाड़ी, सेकंड गाड़ी की, भाई अगर कोई पहले का कोई चालान होगा उसको हम चेक करते हैं ताकि हम उसको इन्फॉर्म करते हैं ऑनर को कि भाई आपका चालान नहीं, आपको पे करना है। तो हुआ कैसे है कि किस बेस पे उसको गिरफ्तार किया गया, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। हुआ ये कि 6-7 महीने पहले जो छोटा भाई था मेरा मुजम्मिल अंसारी, उसे 6-7 महीने पहले एक गाड़ी का चालान चेक किया था। उससे उसकी डील चल रही थी, वो उसे लेने वाला था। शायद OLX पे या कहीं से उसने उससे कांटेक्ट किया, उसको गाड़ी लेना चाहता था। उसने RC शेयर किया सामने वाले बंदे ने और इसने चालान चेक किया। अब चालान चेक करने का जो फंडा है, होता कैसा है कि एक एप्लीकेशन है, महा ट्रैफिक एप्लीकेशन, गवर्नमेंट का एप्लीकेशन है। अब वो हमारे मोबाइल के अंदर मतलब हम अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से उसको लॉगिन करते हैं। तो जब हम अपने मोबाइल से उसको लॉगिन करते हैं तो उसमें हमारा नंबर ऐड हो जाता है। अब उस एप्लीकेशन में अपने मोबाइल में हम जिस भी गाड़ी का चालान चेक करेंगे तो उस गाड़ी के साथ में हमारा नंबर भी ऐड हो जाता है ऑनर के नंबर के बाद में। तो हुआ कैसे कि उसने चालान चेक किया, फिर इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि वो गाड़ी हम ले भी नहीं पाए। उसने वो गाड़ी किसी और को बेच दिया, या वो गाड़ी कहाँ है उसका हमको आइडिया नहीं है। बट हुआ कैसे कि बस वो 6-7 महीने पहले की बात थी, वो बात ख़त्म हो गई। अब हुआ कैसे कि वो गाड़ी जो गाड़ी थी, एक्सेस गाड़ी थी, वो गाड़ी 17 तारीख को शायद वहाँ पर आई। जैसा
पुलिस वाले बताया, जैसे मेरे अपने भाई से मेरी जो बात होती है उसने बताया कि भाईजान ऐसा हुआ है कि वो गाड़ी को एक एक्सेस गाड़ी है कि जिस दिन उसको अरेस्ट किया उसी दिन मुझे उसने शाम में जब अरेस्ट किया उसको 5 बजे के आसपास मुझे इमीडिएट कॉल किया कि ये क्राइम वाले जो आए हैं मुझे अरेस्ट कर रहे हैं और ये गाड़ी का नंबर है और ये गाड़ी के बुनियाद पे बोल रहे कि इस पर कोई आपका चालान है और इस पर आपका नंबर है। तो मैंने इमीडिएट अपने स्टॉक के अंदर देखा, बोला ये गाड़ी बेटा अपनी है ही नहीं, ये गाड़ी तो हमने लिया ही नहीं है। तो भाई बोले उसको इसकी बोले चेकिंग करो किसकी गाड़ी क्या है। तब मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो वो उसको उठा के तब लेके चले गए, फिर गणेश पेट में लेके गए और उसको उसी केस में डाल दिए, दंगाइयों के अंदर डाल दिए। तो अब हुआ कैसे कि वो गाड़ी जो उस पर हमारा नंबर ऐड हो गया था, जब इसने चेक किया उसका नंबर ऐड हो गया। अब वो जबकि आज भी वो जो गाड़ी है वो उस ऑनर के नाम से ही रजिस्टर्ड है, आज भी अगर आप देखोगे तो उस ऑनर के नाम से ही रजिस्टर्ड है। तो हमारा कहने का मतलब बस यही है कि वो गाड़ी हमने लिए ही नहीं और वो गाड़ी ना हमारे नाम पे है। जब वो गाड़ी आपको वहाँ दिखी है 17 तारीख को, अगर आपको फुटेज में आपके कैमरे में वो आई है, तो आपका काम ये बनता है कि सबसे पहले वो गाड़ी जिसकी है, जिस ऑनर की है, आपके पास में पूरी डिटेल रहती है, तो आप उस ऑनर को उठाइए जिसके नाम पे है, उसका नंबर वहाँ है। मैंने भी वो डिटेल निकाली, मैंने भी अपना नंबर वहाँ ऐड किया, वहाँ ट्रैफिक ऐप के ऊपर चेक करके आप मेरा नंबर भी वहाँ शो करेगा, आप देखोगे। तो वहाँ जब आपको ऑनर का नंबर दिख रहा है, उसका एड्रेस दिख रहा है, उसका नाम दिख रहा है, तो आप उसको नहीं उठाते हैं और डायरेक्टली आप इसको उठा देते हैं। सिंपल यही हुआ है कि खाली आपने चेकिंग नहीं की, कोई तफ्तीश नहीं की और डायरेक्टली आपने इसका लोकेशन ट्रैक करके, जब ये वहाँ था तो उसको राजनगर के आसपास में कहीं था, वो असर पड़ के वो वहाँ कहीं था, कुछ काम में था, तो वहाँ से उसको लोकेशन ट्रैक करके उठा लिए। सिंपल यही हुआ। और अब हम ये चाहते हैं कि भाई जब आपने, चलो ठीक है गलती आपसे हो गई है, मिस हो गया, उसके अंदर आप पकड़े, जब आपको हम पूरी फुटेज दे रहे हैं हमारे भाई की कि उस वक्त जब 17 तारीख को, चाहे दिन की बात कर लें आप, चाहे रात की बात कर लें, जब आप वहाँ पर कुछ हिंसा हुई है, तो उस टाइम हमारे पास में एक टाइम की हमारे पास में फुटेज है। मगरिब का टाइम, इशा का टाइम, रमज़ान महीना था, वो नमाज में बाकायदा मस्जिद के हमारे पास में फुटेज है, हमारे घर में भी कैमरा लगा हुआ है, यहाँ की फुटेज, एक फुटेज हमारे पास में है, सारा मतलब एविडेंस हमारे पास में है, हम पेश कर रहे हैं। उसके बाद में भी वो हमारी बेल को रिजेक्ट करते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई हमको और आगे तफ्तीश करना है, लोगों को अरेस्ट करना है। भाई जब आपको अरेस्ट करना है तो भाई जो बंदा मासूम है, इनोसेंट है, आप उसको क्यों पकड़े हैं? हमारे पास में उस पूरे सबूत है, एविडेंस है ना, हमने पेश कर दिए, फिर भी आप उसकी बेल को रिजेक्ट कर देते हो। तो सारा वही मतलब एक गाड़ी जो है वो उसका रीज़न बनी है उसको पकड़ने का, जबकि उसमें हम महीनों से उस एरिया में गए नहीं, क्योंकि मेरा जो शॉप है मेरा कमाल चौक पे है और ये जो हिंसा हुई है ये महल एरिया में हुई है, वहाँ पूरे गाड़ियों का शॉप दुकान है, बट ये है कि वहाँ पर हमारा शॉप नहीं है, हम तो वहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है, तो हमारा उससे वहाँ से कारोबार भी है वहाँ से आपका? नहीं, वहाँ से बोले तो हमारा नहीं, वहाँ से कोई ताल्लुक है ही नहीं। कभी कभार महीने 2 महीने में अगर कुछ काम से, क्योंकि मेरा पहले भी वहाँ पर आना जाना होता था, मैंने वहीं से कारोबार स्टार्ट किया है, तो वहाँ मैं कभी कभार जो है मैं आया जाया करता था। बाकी अभी तो इस बीच में अभी तो महीनों, क्योंकि हमको यहीं से टाइम नहीं मिलता है, तो हम यहाँ से कहीं जाते ही नहीं, कमाल चौक पे हमारा सारा काम है, उधर हमको जाने का इत्तेफाक ही नहीं पड़ता है, अभी लगे रहते हैं हम लोग से। और इस बस हमको बस यही हम चाहते हैं कि भैया जो इनोसेंट लोगों को आपने पकड़ा है, जब सब लोग उनके घर वाले और जो लॉयर है वो आपको पूरा एविडेंस दे रहे हैं, उनका प्रूफ दे रहे हैं कि हमारा बच्चा यहाँ नहीं था, वो कहाँ था, उनके पास में वो प्रूफ भी है, तो उसके बाद में भी आप बेल क्यों नहीं दे रहे हो? हमसे बस यही हम ये चाहते हैं, सरकार से हमारा ये आह्वान है। जानकारी ये भी मिली कि सेशन कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दिया है, आखिर क्यों, किस बिना पर सेशन कोर्ट ने बेल रिजेक्ट किया, कुछ जानकारी है आपको? जी, असल में कैसा होगा कि हमने उसका ऑर्डर पढ़ा है, उसके अंदर लिखा, मतलब उन्होंने इस बात को बहुत सारी चीज़ों का एक्सेप्ट भी किया, जैसा हमने फुटेज वहाँ पर पेश किया, हमारे वकील ने जो भी वहाँ पर आर्गूमेंट किया कि किस तरीके से हमारा बच्चा वहाँ था नहीं और कहाँ था, पूरी इन्फॉर्मेशन उनको दिया, तो उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया है। बट लास्ट में वो एक सेंटेंस लिखते हैं या उनका ये कहना है कि भैया अभी हम, क्योंकि जितनी FIR अभी तक हुई है उस दंगे के ताल्लुक से, उतने लोग को हम अरेस्ट नहीं कर पाए हैं, और मतलब जो कुछ लोग जो है इधर उधर घूम रहे हैं, छूटे हुए हैं, तो इस बार अभी हमको और लोगों को अरेस्ट करना है, एविडेंस और नए कलेक्ट करना है, सबूतों को इकट्ठा करना है हमारे को, इस वजह से अभी हम इनको बेल नहीं दे सकते। बट हमारा कहना ये है भाई कि ये ऐसे बंदे को आपने, जहाँ कोई शक के घेरे में, यहाँ तो पूरा प्रूफ हमारे पास में है ना कि वो बंदा तो कहीं से कोई फुटेज में नहीं है, आपके वहाँ जो फुटेज है, आप कोई और फुटेज बताते हो, न्यूज़ की कोई फुटेज है, बोले उसको भी जब मैंने उससे बात किया तो बोले कि एक पुलिस वाले जो थे वो ये एक कोई और बंदा था दाढ़ी वाला, कहते उसको भी दाढ़ी है, दाढ़ी टोपी वाले, तो रमज़ान का महीना है तो सभी लोग दाढ़ी टोपी लगा के घूमते हैं, तो कोई और बंदा है, उसकी फ़ोटो दिखा के ये कह रहे हैं कि ये तुम हो, जबकि आप अगर कोई ऐसा बंदा है तो वो फुटेज हमको भी बताओ, हम जरा उसको मैच तो करें कि ये बंदा और वो बंदे में कितना अंतर, तो यहाँ दिखाया जाए, ठीक है ना,
24 जो न्यूज़ है इसके माध्यम से यहाँ भी तो वो और कोई न्यूज़ के ऊपर उन्होंने वो दिखाया है जिसकी वजह से वो संदिग्ध को पकड़ रहे हैं, तो वो कौन बंदा है जिसके ऊपर उन्होंने दिखाया है? हमारे भाई के फ़ोटो और उसकी फ़ोटो को मैच कीजिए अगर कुछ ऐसा होता है तो। कहीं से ताल्लुक ही नहीं हमारा, उसमें दूर दूर तक कहीं ताल्लुक है ही नहीं, हम तो वहाँ कहीं महीनों से झाँके नहीं है भाई। तो बाकी ज़बरदस्ती हमारे ऊपर वो, और ऐसे कई बेगुनाह हैं जिनके ऊपर FIR की गई है, उनको सलाखों के पीछे किया गया है। बस हम सरकार से यही आह्वान करते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी इस मामले को सुलझाया जाए, जो लोग असल उसके जिम्मेदार हैं उनको पकड़ा जाए और जो बेकसूर है उनको जल्द से जल्द छुटकारा मिल जाए और जेल से आज़ादी मिल जाए। वैसे वकील कौन है अभी अपने? अभी हम श्रीरंग भंडारकर सर जो है उनसे, उनके पास में है, उनके थ्रू हमारा केस चल रहा है। भंडारकर हाई कोर्ट के वकील है, उनसे हमारा था, वो अभी हमारा केस लड़ रहे हैं। सेशन कोर्ट में कौन देख रहा था केस? सेशन कोर्ट में नगमान अली करके, मीर नगमान अली एक वकील थे हमारे, वो देख रहे थे। बट अभी हमने उनसे केस लेके अभी हमने भंडारकर सर को दिया है हाई कोर्ट में, वो अभी देख रहे हैं। यानी आपको उम्मीद लगती है कि ये बेल हो जाए जल्दी से? हमको उम्मीद कि हम तो हर रोज़ ये उम्मीद कर रहे हैं, दुआएं भी हो रही है हमारे यहाँ की, और उसके उनके बच्चे, उसकी बीवी, माँ बाप सब लोग लगे हुए हैं, हम दुआएं कर रहे हैं। अब हमारा तो एक ही सहारा है अल्लाह, उसकी तरफ से हम दुआएं कर रहे हैं। अब उसने जब लिखा है उसकी मर्ज़ी है। बाकी हम असल में कैसा ज़रिया जो है, यहाँ के लोग जो है, जो सरकार है, हम उनसे आह्वान करते हैं भाई आपके हाथ में सब है, आपके हाथ में पावर है, तो जो बेगुनाह है अगर आपको समझ में आता है, आपको लगता है कि ये बंदा बेगुनाह है, आप तफ्तीश कीजिए, पूरा इन्वेस्टिगेट कीजिए, उसके बाद में जो बंदे मासूम है उनको छोड़ दीजिए। हम तो यही आह्वान करते हैं बार बार। हमने ये भी सुना था कि अपने मीडिया के माध्यम से कि जमीयत उलमा भी इसमें बहुत मेहनत कर रही है। हाँ, मैंने भी ऐसा सुना है कि ये जमीयत वाले जो है वो भी जा रहे हैं, उनके वफ़द जा रहे हैं, यहाँ वहाँ मुलाकात कर रहे हैं। अब देखो कौम का सवाल कहीं भी होता है तो भाई जो है कौम के जो लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो ओहदे पे बैठे हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी भी बनती है, उनका हक बनता है कि वो जाएँ और लोगों से वो जहाँ तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं पहुंचाए, और उनके लिए वो है, उनको तो अजर मिलता है इंशाल्लाह, उनको यहाँ भी मिलेगा वहाँ भी मिलेगा अजर। वो कर रहे हैं और उनकी खिदमत बहुत ज़बरदस्त हैं और माशाल्लाह वो कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि उनकी खिदमत जो वो कर रहे हैं उसके अंदर वो कामयाब भी हो जाए। दोस्तों, ये थे मेरे साथ मुजम्मिल अंसारी के भाई अब्दुल वदूद अंसारी, जो उनकी दुख भरी कहानी सुना रहे थे। 17 मार्च की हिंसा के बाद 19 मार्च को उन्हें जो गिरफ्तार किया गया था। तो मैं भी TNN 24 न्यूज़ चैनल के माध्यम से सत्र न्यायालय से और माननीय हाईकोर्ट से ये निवेदन करते हैं कि आपसे यही विनती है कि आप ऐसे बेगुनाह बेकसूर को छुड़ाने में अपनी पूरी मदद करें, और प्रशासन से भी एक विनती है कि प्रशासन इनका सहयोग करे। तो लगातार बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए TNN 24 न्यूज़ चैनल को शहबाज अख्तर के साथ।